ये हेंस है, उसे एक एनपीसी के शरीर में बुलाया गया था और वो हर हीरो से ज्यादा ताकतवर बन गया। उसके गांव पर मॉन्स्टर्स के झुंड ने हमला कर दिया। हीरो मारा गया और हेंसी सबसे अच्छे दोस्त का हाथ कट गया। उसने हीरो की तलवार पकड़ी और पाया कि वो गिरे हुए हीरोज की ताकत सोख सकता है। उस ताकत से वो मॉन्स्टर को हरा पाया। तो हेंस दूसरे हीरोज के साथ टीम बनाने का प्लान बनाता है। ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो बस उन्हें लड़ते हुए देख रहा हो। जब हीरो गिरता है तो वो हथियार उठाता है और उनकी सारी काबिलियत चुरा लेता है और ज्यादा ताकतवर होता जाता है। अपने सफर पर वो चारे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक गुलाम खरीदता है। वो मॉन्स्टर्स को अंदर खींचती है और हेंस एक सरप्राइज अटैक से उन सबको खत्म कर देता है। हेंस हीरो बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए विलन बनना ज्यादा आसान है। लेकिन उस सारे अंधेरे के बीच उसने अपने राज्य को डार्क एम्पायर के हमले से बचाया और बड़े बॉस सुल्तान राडाज को लड़ाई के लिए चैलेंज किया। हेंस ने भगवान जैसी ताकत से ब्लैक नाइट को ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो कुछ भी ना हो। वो इतना ताकतवर हो गया कि किंगडम का सबसे ताकतवर हीरो उसी लेवल तक पहुंचने के लिए उससे ट्रेनिंग लेने लगा। लेकिन ये समझने के लिए कि एक एनपीसी नंबर 1 कैसे बना, चलिए कहानी की शुरुआत में वापस चलते हैं। हीरो को चक्कर आता है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। वो आगे देखता है और सैनिकों को एक वेयरवुल्फ से लड़ते हुए देखता है और उसे पता नहीं होता कि वो क्या देख रहा है। सैनिक मारे जाते हैं और वो वेयरवुल्फ का सामना करने के लिए अकेला रह जाता है। फंसकर वो खुद को बचाने के लिए एक कुल्हाड़ी पकड़ता है, लेकिन वेयरवुल्फ उस पर आता है, सीधे पेट में वार करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और वो पूरी तरह से हिल नहीं पाता। वेयरवुल्फ उसे घूरता है, मारने के लिए तैयार। जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, उसका बचपन का दोस्त आता है और मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। चूंकि हीरो एक एनपीसी के शरीर के अंदर है, इसलिए वो लड़ाई से दूर रहता है ताकि हालात और खराब ना हो। वेयरवुल्फ दोस्त के पीछे जाता है, लेकिन लड़का एक भाला पकड़ता है, उसे मॉन्स्टर पर फेंकता है और वो सीधे सीने में लगता है। फिर वो अपनी तलवार निकालता है और वेयरवुल्फ को मार डालता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं था, इलाके में और भी वेयरवुल्फ हैं। हीरो हेंस एक खलिहान में भागने का फैसला करता है और यहाँ हमारा जीनियस एक ऐसा फैसला करता है जो आदमियों को लड़कों से अलग करता है। अपनी इंसानी गंध छिपाने के लिए वो खुद को घोड़े की लीद से ढक लेता है। हाँ, सही है। वो आदमी जिंदा रहने के लिए घोड़े की लीद में लौटता है। वो छिपा हुआ था जब उसे गांव से चीखें सुनाई देने लगी। जब वो देखने गया तो महान हीरो कैटिस सबको बचाने के लिए आ गया था। हेंस उत्साहित हो जाता है, ये सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा। हीरो वेयरवुल्फ का सामना करता है और पूरी रफ्तार से हमला करता है, लेकिन दुनिया बेरहम है। हीरो को वेयरवुल्फ से एक वार लगता है और वो तुरंत मर जाता है। हेंस शॉक में चला जाता है और खुद से पूछता है, अगर हीरो मर गया तो अब सबको कौन बचाएगा? बस हेंस ही बचा है जो गंदगी से लथपथ है। हेंस को एहसास होता है कि अगर वो कुछ नहीं करता तो वो मर जाएगा। वो हीरो की बॉडी के पास दौड़ता है, तलवार पकड़ता है और अचानक कैटिस की सारी ट्रेनिंग की यादें उसके दिमाग में आ जाती हैं। उसे ताकत नहीं मिली, लेकिन उसने टेक्निक सीख ली। वो एक स्ट्रक्चर पर चढ़ता है और नीचे बड़े मॉन्स्टर को देखता है। जब स्नो वेयरवुल्फ उसके नीचे से गुजरता है तो वो ऊपर से छलांग लगाता है और तलवार मॉन्स्टर के गर्दन के पिछले हिस्से में घुसा देता है। जानवर हेंस को झटकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता ताकि मॉन्स्टर वापस लड़ने पर फोकस ना कर सके। हेंस अपना सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करता है। वो अपना गंदगी से सना हाथ वेयरवुल्फ की थुथन पर रगड़ता है। मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है और हेंस उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जानवर इतनी तेजी से चलता है कि हेंस गांव में उड़ जाता है। जैसे ही वेयरवुल्फ हेंस को मारने के लिए पास आ रहा था, देखो कौन आया। रेडहेड दोस्त, उस पल का हीरो जिसने उसे एक बार पहले ही बचाया था और अब फिर से बचा रहा है। लेकिन जब रेडहेड ने अपनी तलवार वेयरवुल्फ पर चलाई तो उसे इतना जोरदार मुक्का लगा कि उसका हाथ पूरी तरह से कट गया और वो मर गया। जब उसे बचाने के लिए कोई नहीं बचा तो हेंस ने गहरी सांस ली और सीधे मॉन्स्टर पर हमला किया। उसने एक अजीब ताकत छोड़ी जिससे आसमान फट गया। एक ही हमले में उसने वो कर दिखाया जो कोई हीरो नहीं कर सका। हेंस ने जानवर को मार डाला और इस अफरा तफरी में हंसा, क्योंकि उसे अभी पता चला कि वो मरने वालों से एक्सपीरियंस चुरा सकता है। कुछ समय बाद, अब ये जानते हुए कि वो एक टैलेंटेड वैम्पायर है, उसे उनकी ताकतें चुराने के लिए एक नया हीरो ढूंढना होगा। उसका अगला टारगेट पावल का कॉर्डोवन होगा, एक एलीट आर्चर। वो अपना आर्मर पहनता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो किससे टकराता है? अगला टारगेट खुद वही। हेंस उसके लिए लंच खरीदता है, इसलिए वो दोस्त बन जाते हैं और साथ में शिकार पर जाते हैं। वो रो नाम के एक बॉस राक्षसी पेड़ का शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। जब उन्हें राक्षस मिल जाता है तो पावल इस बोलने वाले तने से लड़ना शुरू कर देता है। वो कूदता है, गोली चलाता है, एक जादुई पत्थर का इस्तेमाल करता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है।
इस बीच हमारा हीरो बस पॉपकॉर्न खा रहा है या अपने पल का इंतजार कर रहा है। पावल आसानी से पेड़ को चीर रहा है, लेकिन आखिरी वार से ठीक पहले पावल का क्रॉसबो जैम हो जाता है और वो कीड़े की तरह कुचल जाता है। हेंस ये सोचकर खड़ा हो जाता है, ऐसी खबर सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। वो दौड़कर जाता है, मरे हुए आदमी का विस्फोटकों वाला बैग पकड़ता है और पावल की निशाने लगाने की ताकत ले लेता है। अब वो स्नाइपर की तरह सटीक निशाना लगाने वाला तलवारबाज बन गया है। वो डालियों से बचते हुए पेड़ पर चढ़ता है, कूदता है, अपनी तलवार से राक्षस का मुंह खोलता है, बमों का बैग अंदर फेंकता है और मरे हुए तीरंदाज से चुराई गई सटीकता से हर चीज को उड़ाने के लिए एक खंजर फेंकता है। धमाके के दौरान हेंस ऑरा बनाते हुए गिरता है, ये सोचकर कि वो डेडपूल है, जबकि पेड़ बारबेक्यू में बदल जाता है। बॉस के मरने और लूट का माल सुरक्षित होने के बाद हेंस को एहसास होता है कि उसे इन ग्लास कैनन हीरोज से ज्यादा ताकतवर किसी की जरूरत है, जो उसे किक्स गांव ले जाता है, जहां एक ग्रे किटी हाथ पैर मार रही है। किटी तक पहुंचने के लिए हीरो को एक लकड़ी के गेट और एक मामूली कपड़े सुखाने की रस्सी से गुजरना पड़ता है। लेकिन किटी लक्ष्य नहीं है। अगर उसकी याददाश्त सही है तो आगे क्या है ये लक्ष्य है। तो वो आदमी किसी आम बड़े आदमी के सामने रुकता है और उसे बताता है कि ये ज्ञान की घोषणा है, जो किसी तरह का कोड लगता है। उसके पीछे दरवाजे तक पहुंचने का तरीका। वो आदमी एक बड़ी सी मुस्कान देता है जिसमें एक सोने का दांत दिखता है। फिर वो अंदर जाता है और सीढ़ियों से नीचे अंधेरे में जाने लगता है। वहां नीचे उसे एक खास तरह का टूल मिल जाएगा। जब वो बेसमेंट में पहुंचता है तो वो जगह थोड़ी डरावनी और घावा के जैसी लगती है। वहां कुछ बूंदे भी हैं। उस जगह को आउल नेस्ट अंडरग्राउंड कहते हैं। असल में एक बड़ा ब्लैक मार्केट, बस कुछ अजीब लोग घूम रहे हैं। और हेंस उस जगह में और अंदर तक चलता जाता है। आगे एक दरवाजा है जिस पर फटे कपड़े का पर्दा है। ऊपर उस पर एक सस्ते से दिखने वाला लोगो है और दोनों तरफ एक उदास लड़की दीवार से टिकी हुई है। एक औरत जो बेचने वाली जैसी लगती है, योद्धा को ऊपर आते हुए देखती है और फिर उसके पीछे जाती है, उसे घुमाने का ऑफर देती है। कमीशन तो कमाना ही है ना, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो पहले से ही उस जगह को जानता है। वेंडर हैरान है, सोच रहा है कि ऐसा कौन सा पागल है जो वहां काम नहीं करता लेकिन ऐसी जगह को जानता है। वैन ब्लैक रिंग एक ऐसा गेम है जो अपनी मुश्किल के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां नए लोग चीजों को आसान बनाने के लिए जाते हैं और हीरो भी उनमें से एक हुआ करता था। इसलिए वो जंजीरों से बंधे लोगों वाले पिंजरों से सीधे गुजरता है। नहीं, तुम भी नहीं। जब तक वो एक युवा एल्बिनो लड़की के सामने नहीं रुकता जो फर्श को घूर रही है और लड़की की ओर मुड़ता है जैसे वो कोई पोकेमॉन हो और कहता है, मैंने तुम्हें चुना है। लड़की कोई रिएक्शन भी नहीं देती है ना? उसकी हालत में चीजों के बेहतर होने की ज्यादा गुंजाइश है, लेकिन उनके खराब होने का चांस ज्यादा है। अगले दिन दोपहर तक शहर छोड़ने का टाइम हो गया था। शहर के नॉर्थ एग्जिट पर एक गार्ड जम्हाई ले रहा है। उसे बहुत नींद आ रही है। दूसरा उस अजीब आदमी को जज कर रहा है जो एक बुरी तरह पिटे हुए बच्चे के साथ जा रहा है। लेकिन हीरो को कुछ परेशान कर रहा है। वो गुलाम जिसे उसने एक दिन पहले खरीदा था, वो जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा उलझी हुई लग रही है। बेचारी लड़की चुप, कुछ समझ नहीं रही। खैर जो भी हो, आखिर में वो बस एक टेम्पररी टूल है, उससे ज्यादा और कुछ कम नहीं। हे भगवान, कितना बेरहम आदमी है। वो लड़की के साथ थोड़ी देर वहीं रहा, दीवार से टिका हुआ एक खास वैगन का जाने का इंतजार कर रहा था। लाल मगरमच्छ के दांत का ऊपरी हिस्सा। और वो आदमी वहां, एक पागल जो भालू बना हुआ है और जिसके पास एक बड़ी तलवार है। उसका नाम गैरियर है। वैसे उसके हाथ में वर्मिलियन तलवार है। किसी वजह से वो मीडियम तलवार के बजाय बड़ी तलवार इस्तेमाल कर रहा है। चालू, लगता है साइको का लेवल बढ़ गया है। बस देखकर ही आप बता सकते हैं कि वो और हर एडवेंचरर बढ़ रहा है और डेवलप हो रहा है। और क्योंकि हमारे लड़के को उनकी सभी जड़ें अच्छी तरह से पता है, इसलिए ये जानना आसान है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो वो लेमन को बुलाता है, जो उसकी सबसे नई चीज है। लड़की बस कुछ शब्दों में जवाब देती है। आप नहीं बता सकते कि वो अजीब है या ट्रॉमा में है। हीरो लड़की से कहता है कि अब से वो तेजी से आगे बढ़ेंगे और उसे उसके पास रहना होगा और उसके साथ चलना होगा। लेमिलिन बस सिर हिलाती है। एक आसान सी रिक्वेस्ट। आखिर वो उस छोटी लड़की से कुछ भी उम्मीद नहीं करता है। फिर सूरज डूबने पर दोनों पथरीले रास्ते पर चलते हैं। गुलाम का काम मुसीबत आने पर मॉन्स्टर को उकसाना है। आसान शब्दों में कहें तो एक छोटा सा चारा। लेमन कौवों से डर जाता है और हीरो के पास भागता है, जो सोच रहा है कि लड़की का इस्तेमाल ना करना ही बेहतर होगा। रात में इस जगह पर जहाँ चांद हमेशा पूरा रहता है, वो कुछ खंडहरों तक पहुंचते हैं जिनके एंट्रेंस पर खोपड़ियों के ढेर लगे हैं। और फिर वो आदमी लड़की को बुलाता है और वो कूद जाती है। बेचारी। फिर वो उससे जल्दी उसके पास आने को कहता है।
उसे लगता है कि ये शक की बात है और वो हिचकिचाती है, लेकिन वो जानती है कि उसके पास कोई चारा नहीं है और वो मालिक की ओर चलने लगती है। जब वो काफी पास पहुंच जाती है तो वो उसके चेहरे पर एक पुरानी पाउडर फेंकता है और रिफ्लेक्स से वो पूरी तरह कांपने लगती है। फिर वो मालिक को ऐसे बुलाती है जैसे वो भीख मांग रही हो। फिर उसे एहसास होता है कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ और वो पूछती है कि उससे ये ऑरा क्या आ रहा है। हीरो बताता है कि उसने वो पाउडर थोड़े से फल ग्राइंड करके बनाया था और मकसद कुछ समय के लिए उनकी गंध को छिपाना था। लिलिन को राहत मिली जब उसे एहसास हुआ कि कम से कम अभी के लिए वो एक आंकड़ा नहीं बनने वाली है। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन कम से कम वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स से बचेंगे। बचने का सबसे अच्छा तरीका है बिल्कुल भी लड़ाई न करना। साथ ही वो अभी भी शुरुआत से ही वुल्फकॉन से शौक में है। बिना तारों वाले आसमान में चांद सुंदर और चमकदार रहता है। इस बीच एक मालिक और एक गुलाम की जोड़ी कुछ बहुत ही अजीब खंडहरों में और अंदर जाती है। वो लड़का रुकता है, अपना हाथ अपनी थुड़ी पर रखता है और थोड़ा सोचता है, जबकि लड़की मौत से डरी हुई है। कम से कम वो जगह भूतिया थी। अंदर जाने से पहले ये पहले से ही साफ था कि उसने गैरबियर की मदद करने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन जब वो सीढ़ियों के नीचे पहुंचता है तो उसे और भी यकीन हो जाता है। हीरो ऊपर पहुंचता है और लेमल ठीक पीछे आता है। अब तक वो जवान लड़का समझ गया है कि वहां किसी पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है, बस वही जो वो गेम खेलकर पहले से जानता है, क्योंकि उसने गेम के 2 हीरो को ऐसे ही हारते हुए देखा है। इसलिए मौके खुले रखना बेहतर है। फिर भी वो और पेट गर्ल्स नीचे छोटे स्केलेटन की आर्मी से लड़ते हुए एडवेंचरर्स को सुरक्षित रूप से देखते हैं। समय बीतता जाता है और ग्रुप टूरिस्ट स्पॉट की मुड़ी हुई चट्टानों से आगे बढ़ता रहता है। इस बीच कुछ स्कल्स एक फ्री सैंपल लाइन जैसी किसी चीज के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा जीव पास आता है, जिसके हाथ में इतना भारी सेब है कि वो जमीन पर निशान छोड़ जाता है। खैर, हम देख सकते हैं कि फ्री सैंपल असल में हीरो गैरबियर है और जब बॉस आता है तो स्केलेटन उसके साथ छेड़छाड़ करना बंद कर देते हैं, जो इस मामले में खुद होमेल है, अंधेरे का भूखा शहीद। विग और आर्मर वाला एक बड़ा जैक्ट स्कल अभी भी दूर से देख रहा है। प्रोटैगनिस्ट जोर से सोचता है कि गैरबियर भी बेकार है। लेमल को कोई अंदाजा नहीं है कि उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। हीरो कमजोर हो गए हैं या बेवकूफ हो गए हैं क्योंकि कोई उन्हें नहीं खेल रहा, कौन जाने। लेकिन ये साफ है कि हंस को खुद ही एक गड़बड़ संभालनी होगी। वो लड़का लड़की को तैयार होने के लिए कहते हुए उठने लगता है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसने उसे पहले क्या सिखाया था, और लेमलिन दुखी चेहरा बनाकर पूछती है कि क्या उसे सच में ऐसा करना है। लेकिन हीरो को बिल्कुल परवाह नहीं होती और वो उससे पूछता है कि क्या ऐसा लग रहा है कि वो मजाक कर रहा है या कुछ और। लड़की कांपती है और जवाब देती है, नहीं मास्टर, ऐसा नहीं लग रहा कि वो मजाक कर रहा है। इसलिए वो लड़का उससे कहता है कि अगर वो जीना चाहती है तो उसे सोचना नहीं चाहिए और भागते रहना चाहिए। फिर वो उसे काम के पैसे देने के लिए अपनी कमर पर कुछ लटकाता है और लड़की के हाथ में 5 छोटे सोने के सिक्के फेंक देता है ताकि वो अपनी जान जोखिम में डाल सके। लेकिन लेमल को अब इसकी कोई चिंता नहीं है। वो बस यही सोच सकती है कि उन सिक्कों में से हर एक से आप लगभग 400 छोटे ब्रेड रोल खरीद सकते हैं। हीरो से सिक्कों को घूरते हुए देखता है और पूछता है, क्या ये काफ़ी नहीं है और शायद उसे और चाहिए। लेकिन लड़की सोच रही है कि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा है। फिर बेरहम आदमी समझाता रहता है और एक टहनी दिखाता है जिसे जलाने पर एक ऐसी गंध आती है जो राक्षसों को आकर्षित करती है, और उसे लेकर वहां जाना होगा जहां उसने उसे बताया था। फिर वो एक छोटा पत्थर लेता है और टहनी जलाकर लड़की को दे देता है, उसे चेतावनी देता है कि उस जगह से निकलने के बाद उसे वापस आने की ज़रूरत नहीं है, वो बस अपनी ज़िंदगी जी सकती है। लेकिन वो बताती है कि उसे अभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। फिर हीरो कहता है कि वो उसे बताना भूल गया था, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही उसने उसका गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया था। लड़की जलती हुई टहनी ले लेती है, ये जानकर अभी भी हैरान है कि वो अब गुलाम नहीं रही। फिर वो उससे कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो वो वहां से निकलकर चेक कर सकती है। फिर आखिरी बार उसका नाम पुकारता है और बेचारी लड़की से भागने को कहता है, क्योंकि वो चीज़ कुछ देर से जल रही है। और वो मान जाती है, अभी भी इस सबसे हिली हुई। लेमलिन लगभग 5 मीटर नीचे कूदता है लेकिन फुर्ती से गिर जाता है। फिर वो जलती हुई छड़ी को हवा में लहराने लगती है। वो जानवरों से भी चिल्लाकर कहती है कि वे उसकी पूरी सेवा में आएं ताकि नेक्रोमांसर खोपड़ी, वो जिम चूहे जैसी दिखने वाली, भी दिलचस्पी ले। फिर वो अपना छोटा हाथ बढ़ाता है, कंकालों को वो स्नैक उसके पास लाने का ऑर्डर देता है और खोपड़ियां भागने लगती हैं। उनमें से एक अभी भी गैरबियर का बायां हाथ ट्रॉफी की तरह पकड़े हुए है। लड़की और भी तेजी से दौड़ती है, अगर उसे कोई प्रार्थना पता हो। अब समय आ गया है। दुश्मन सेना लेमन का पीछा करती है जैसा प्लान किया गया था। अपने कोने से हीरो बताता है कि वो लड़की जो एल्बिनो जैसी दिखती थी असल में वाइट एल्फ रेस से है, इसलिए वो स्केलेटन के हाथों नहीं पकड़ेगी। अब हमारे लड़के के एक्शन में आने का समय है।
और वो पत्थर को मिड बॉस के सिर पर फेंकना शुरू करता है, जिससे उसने स्टिक जलाने के लिए इस्तेमाल किया था। वो चीज़ बस हिट महसूस करती है और सोचती है ये क्या बकवास था। पता चलता है कि वो एक बहुत बुरा पत्थर था, तो वो स्कल एक्स से टकराने के एक पल बाद फट जाता है। ठीक है, अब सिर्फ 3 छोटे सैनिक बचे हैं। तो वो आदमी जमीन पर पड़ी एक शील्ड पकड़ने का मौका लेता है। उसे 5 की उम्मीद थी, इसलिए ये और भी आसान होना चाहिए। हीरो लड़ने की मुद्रा में आ जाता है, उसके सामने 3 स्केलेटन, उसकी हरकतों से बिल्कुल खुश नहीं। इस बीच हमारी छोटी एल्फ लड़की अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। किस्मत से शॉर्टीज के पैर तेज हैं और वो आगे बढ़ती रहती है, भले ही रास्ते में कुछ बुरी स्कल्स उसे धमकाती रहें। उसे अपने पुराने मालिक के निर्देश साफ साफ याद हैं। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधे उत्तरी रास्ते से भाग जाती है। एक बार जब वो उस जगह से निकल जाती है तो कंकाल उसका पीछा नहीं कर पाएंगे, इसलिए लीलिन उन गलियारों से बिजली की तरह निकल जाती है। जानवर को रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिलता और आखिर में उसे एग्जिट गेट दिख जाता है। जैसे ही एल्फ अंदर जाता है, दुश्मन गेट के सामने बेवकूफ़ों की तरह खड़े हो जाते हैं। आखिर में वो रुकती है और सांस लेने लगती है। प्लान काम कर गया। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है कि जैसा मास्टर ने कहा था, कंकाल अब उसके पीछे नहीं है। तो वो सोचने लगती है कि इसका क्या मतलब है। जिन लोगों पर लाल तीर का निशान होता है, वे गुलामी के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर उन्हें एक तरफ फेंक दिया जाता है। लैकी अपनी शर्ट को उस जगह के पास पकड़ती है जहां उसका निशान है। फिर वो कांपने लगती है क्योंकि वो गुलाम है। उसका काम सिर्फ चारा बनना था। एड्रेनलिन कम हो जाता है। लेमन के पैर जवाब दे जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। इस बार उसे सच में लगा कि वो खत्म हो गई है। वो रोने लगती है। मास्टर ने जो कुछ भी कहा वो सच था और अब लेमन एक आज़ाद इंसान था। खंडहर के बीच में वापस जाएं तो एक कंकाल जैसा सैनिक हीरो पर हमला कर रहा है। वो आदमी जमीन से उठाई हुई छोटी ढाल से उसे रोकता है। फिर वो अपनी तलवार से खोपड़ी वो पसलियों के बीच से घुसा देता है। बाकी 2 अंदर आ रहे हैं और दूर से हमला करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ एक ढकंजर होना होगा। लेकिन फेंकने की इस काबिलियत के साथ हथियार से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आदमी फिर भी तलवार फेंकता है। ये सबसे पास वाले कंकाल के सिर पर लगती है, जो अब अपनी बाकी जिंदगी या मौत के लिए ऊपर देखने वाला है। ये सैनिक को पीछे ढकेलने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, उसे बस एक पल के लिए तलवार रुकने की ज़रूरत थी, ताकि वो गैरबियर की तलवार को छू सके। हीरो का गुस्सा हीरो की सुनहरी चमक में चमक उठता है और अब वो उस बड़ी तलवार का इस्तेमाल कर रहा है, सोचते हुए कि वो हथियार कितना सच्चा रोमांस था। हंस अपने नए छोटे खिलौने को बाकी दुश्मनों पर टेस्ट करने का फैसला करता है। शुरुआत उस खोपड़ी से करता है जो सिर्फ ऊपर देखता है यार। वो एक ही झटके में उस चीज़ को ढीला कर देता है। ऊपर का हिस्सा सीधे ऊपर उड़ जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हीरो हल्का महसूस करता है, जैसे वो एक छोटा चाकू इस्तेमाल कर रहा हो। जब वो ये सोचने के लिए रुकता है कि क्या उसने गैरबियर की फिजिकल काबिलियत को अपना लिया है, तो आखिरी सैनिक उस पर छोटे भाले के साथ आ रहा होता है और वो आदमी टूथपिक से बचता है और अपनी बॉडी घुमाना शुरू कर देता है, जिससे आखिरी सैनिक भी बाकी 2 की तरह उसी जगह पर पहुंच जाता है। अब जब वो छोटे स्केलेटन से निपट चुका है तो सिर्फ एक दुश्मन बचा है, हॉमेल, मिड टियर बॉस, जो डर के मारे बेहोश होने के बाद अभी उठा है। चांद एक बड़ी स्ट्रीट लाइट की तरह काम करता रहता है। हॉमेल अपने कंक्रीट क्यूटिप से हीरो पर हमला करता है। वो आदमी बच जाता है और हथियार जमीन में एक छेद कर देता है। भले ही उसने छोटे सैनिकों से छुटकारा पा लिया हो, लेकिन बिग पहने खोपड़ी की ताकत और हीलिंग पावर बहुत ज्यादा थी। भले ही वो अब्जॉर्ब पावर से होमेल को हरा दे, लेकिन जब वो पहले उस बड़ी चीज को घुमा रहा हो तो उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसे रोकना होगा। जब हीरो जिंदगी के बारे में सोच रहा था तो जैक्ड स्केलेटन एक और हमले से गुस्से में आ रहा था। इस बार बचने का समय नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बड़ी तलवार इसे झेल लेगी। काले जीव का डंडा तलवार पर एक रैकिंग बॉल की तरह लगता है और ब्लेड को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। अभी भी इतनी ताकत बची है कि उसके पीछे की शील्ड से टकराकर हीरो को उड़ा दे। हमारा लड़का जोर से जमीन पर गिरता है और जमीन पर फिसलता हुआ चला जाता है। होमेल के पास आने से पहले वो तलवार से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर टूट गया होता है। फिर वो चीज़ हमला करती है, उस आदमी को एक लेजेंड बनाने के लिए तैयार। आखिरी सेकंड में हंस फिर भी शील्ड से टक्कर झेल लेता है। फिर भी वो बेसबॉल की तरह उड़ता है और अपनी पीठ से दीवार तोड़ देता है। अब बुरी तरह घायल होने के अलावा हीरो के ऊपर दीवार का एक हिस्सा भी गिर गया है, लेकिन वो शील्ड जरूर एस टियर की होगी है। उसे खरोंच तक नहीं आई। उस आदमी का शरीर अब वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए। वो लाल थूकता है। उसकी सारी पसलियां टूट गई होंगी। अगर बॉस से उसे एक और चोट भी लगी तो वो फिर से मर जाएगा। गैरबियर की तलवार चलाने की टेक्निक काफ़ी अच्छी नहीं थी। तभी हमारे लड़के को एहसास होता है कि वो सब कुछ गलत कर रहा है।
वो हेलमेट जमीन पर फेंक देता है। उसे यकीन नहीं कि वो सच में उन स्किल्स पर डिपेंड कर रहा था। उसका वेपन टूट गया और वो लगभग खत्म हो गया। जो भी हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से हीरो होमेल पर उसी चीज से हमला करने वाला है जो उसने पहले से तैयार की थी। वो अपना हाथ अपने साइड पाउच में डालता है। खुशकिस्मती से वो चीज पास नहीं आई। उसे लगा होगा कि बच्चा खत्म हो गया है। कम से कम हंस का शरीर काफी मजबूत है, क्योंकि हमारा लड़का पहले से ही फिर से दौड़ने लायक है और वो बड़ी खोपड़ी पर हमला कर रहा है। और वो चीज वहां है, इस बच्चे को एटमॉस्फेयर से बाहर फेंकने के लिए तैयार। होमेल के अटैक्स जानलेवा हैं। एक ही हिट उस आदमी को मारने के लिए काफी होगी। लेकिन ऐसे अटैक में एक कमजोरी होती है। विग पहने खोपड़ी तक पहुंचने से पहले हीरो एक और पत्थर फेंकता है और वो थ्रोन के ठीक पीछे जाता है। अपनी चीज, पत्थर होमेल के पैरों के बीच आ गिरा, जिससे दुश्मन पीछे की ओर लड़खड़ा गया। और अगर कंकाल अपना बैलेंस नहीं रख पाया तो वो इतनी बड़ी चीज से हमला नहीं कर सकता था। होम आखिर में एक जगह छोड़ता है और हीरो बैग से एक पोशन निकालता है। फिर वो उसे मॉन्स्टर की कोहनी पर फेंक देता है, जबकि वो अभी भी ठीक हो रहा होता है। शीशी में मौजूद लिक्विड बहुत ज्यादा कोरोसिव था और उसने कंकाल की बाह को पिघलाना शुरू कर दिया। नतीजतन उस जीव का हथियार जमीन पर गिर जाता है और होमेल गुस्से से पागल हो जाता है। अपनी कटी हुई बाह को घूरता रहता है। फिर हीरो उस जगह के मालिक से पूछता है कि उसने क्या सोचा था। उसने वो छोटी सी चेन वहीं पर तैयार की थी, खासकर इसी मौके के लिए। एक ऐसा हथियार जो 4 कंकाल राजाओं के खिलाफ बेहद असरदार है। हैंस चेन का सिरा उस राक्षस की तरफ फेंकता है और वो उसके चारों ओर लिपटनी शुरू हो जाती है। होमेल का मुख्य हिस्सा कोर उसके सिर में है। जीव को चेन से बांधने के बाद हीरो नीचे की ओर वार करने की तैयारी करता है, क्योंकि अगर वो कोर को नष्ट कर सका तो जीत उसकी होगी। इसके बाद वो लड़का उस बड़े जानवर के कंधों पर ऐसे कूदता है जैसे वो मुर्गों की लड़ाई शुरू करने वाला हो, और चेन का इस्तेमाल करके उसे काबू में करता है। फिर वो अपने बैग से एक और तेजाबी दवा कोरोसिस पोशन निकालता है और शीशी को राक्षस के सिर पर फोड़ देता है, जिससे उसकी खोपड़ी पिघलनी शुरू हो जाती है। कुछ पल के लिए आप उसके सिर के अंदर कोर को देख सकते हैं, लेकिन होमेल की जबरदस्त ठीक होने की शक्ति रीजेनरेशन कोर के पास और भी ज्यादा मजबूत होती है और वो छेद तुरंत बाद ही बंद होना शुरू हो जाता है। ये परेशान करने वाला है, लेकिन फिर भी वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। किस्मत से हमारा लड़का काफी अमीर है, इसलिए उसने उस दवा की काफी मात्रा खरीद रखी थी, जो असल में पवित्र जल होली वाटर है। छेद पूरी तरह बंद होने से पहले ही हीरो बोतल का मुंह खोपड़ी पर दबा देता है और खोपड़ी के चेहरे वाले कोर को एक बढ़िया आशीर्वाद देता है। वो एक नास्तिक था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। बॉस हैंस की ढाल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसा करने की ताकत भी नहीं बची होती। तो हाँ, वो पवित्र हमला निश्चित रूप से काम कर रहा था। विरोध करना बेकार था। जब होमेल की कमजोर जगह पिघल रही थी, तब उस नौजवान ने चेन के सिरे को कसकर पकड़ रखा था, ताकि वो जानवर अपनी जगह से हिल न सके। जब राक्षस विरोध करने के लिए बहुत कमजोर हो गया, तो हैंस ने उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए पवित्र जल की आखिरी बोतल निकाली। इस बार उसने आंख के गड्ढे वाले छेद का इस्तेमाल किया और कंकाल के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से धूल में मिला दिया। जानवर के मारे जाने के बाद उस नौजवान ने कुछ देर फव्वारे के सहारे खड़े होकर जमीन पर बेजान पड़े दुश्मन को देखा। हीरो को याद आने लगता है कि उन्होंने बिल्कुल वैसे ही लड़ाई लड़ी थी जैसे पिछली बार उसने गेम में बॉस को हराया था। इसके बावजूद हमारा लड़का काफी निराश है। वो बस हीरो की कहानी खत्म करने में मदद करना चाहता था, ताकि वो आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन अब उसे पक्का नहीं लग रहा कि ऐसा हो भी पाएगा या नहीं। पैरों की आहट सुनकर उसके ख्यालों में रुकावट आ गई। लीलिन वापस आ गई, भले ही वो डरी हुई थी। रास्ते में उसने जमीन पर पड़ा हेलमेट उठा लिया ताकि वो उस आदमी को वापस दे सके। तो हमारा हीरो वैंटा ब्लैक रिंग की अजीबोगरीब दुनिया में अपना सफर जारी रखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगला शहर कभी नहीं आता और हर लड़ाई के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। जैसे कि इतना ही काफी नहीं था, अब एक एल्फ बच्ची उसके पीछे पीछे घूम रही है और हैंस उस लड़की से पूछता है कि क्या वो हेलमेट नहीं उतारेगी। एल्फ हेलमेट उतार देती है और उसके नीचे उसका चेहरा बिल्कुल खाली और भोला भाला सा दिखता है। फिर लेमलिन उस गियर को गले लगा लेती है और खुशी खुशी उसके साथ चलने लगती है, जबकि हमारा हीरो झुंझलाहट में एक लंबी आह भरता है। मार्टियर होम के खिलाफ लड़ाई के बाद वो लड़की खुद ही वापस आ गई और हमारा हीरो हैरान रह गया। उसने उस बेवकूफ़ लड़की से पहले ही कह दिया था कि वो आज़ाद है, लेकिन वो खुद बहुत जख्मी था और उसे समझाते समझाते बीच में ही खांसने लगा। उस आदमी का कवच टूट चुका था और वो साफ तौर पर बहुत बुरी हालत में था। ये देखकर लेमलिन को चिंता हुई कि उसे इलाज की ज़रूरत है।
इसलिए उस छोटी एल्फ ने उस नौजवान के सामान में से जो कुछ भी मिला उससे उसे ठीक करने की कोशिश की और उसके सीने के सारे जख्मों पर पट्टी बांध दी। फिर हमारे हीरो ने अपनी शर्ट वापस पहन ली। उसने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया और उसे अपने रास्ते जाने को कहा, लेकिन उसने अपना सिर दाईं बाएं हिलाया नहीं। पहले तो वो आदमी हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझी और उसने उस लड़की को सोने से भरा थैला देने की पेशकश की। वो अवाक रह गई, लेकिन फिर भी लेमलिन को और पैसों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने पूछा कि क्या उसे किसी और चीज की जरूरत है, और वो उसे घूरती रह गई। क्या उस आदमी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है? फिर से उस लड़की ने अपना सिर हिलाया नहीं। हैंस उस छोटी एल्फ को ध्यान से देखता है और सोचता है कि आखिर ये लड़की उससे करवाना क्या चाहती है, जब वो ये भी नहीं बता रही कि उसे चाहिए क्या। फ्लैशबैक से बाहर आकर हमारे हीरो को उसका हेलमेट वापस मिल चुका होता है। वो फिर से अपने पीछे देखता है और वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी है, तो वो पागलों की तरह भागना शुरू कर देता है। अगर वो उसे खो देगा तो लीलेन उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन वो वहाँ इसी वजह से है क्योंकि वो एक वाइट एल्फ है और उससे कहीं ज्यादा तेज है। नौजवान इस स्थिति से साफ तौर पर परेशान है, लेकिन लड़की जरा भी विचलित नहीं लगती। वो बस शांति से आगे बढ़ती रहती है और वो रात में भी भाग नहीं सकता क्योंकि सोते समय उस लड़की ने उसका लबादा कसकर पकड़ रखा था। लेमलिन तो पहले से ही मुख्य पात्र के साथ काफी सहज लग रही थी। सुबह होते ही पक्षियों ने अपना रोज का काम शुरू कर दिया और हमारे दोनों साथियों को आखिरकार एक निशान मिला जो आगे किसी बस्ती की ओर इशारा कर रहा था। वो निशान सबसे पास की जगह एल्बॉन किले की ओर था। वैसे तो उनका अगला पड़ाव मलिक किला होना चाहिए था, लेकिन उन हालातों में उन्हें एल्बॉन में थोड़ा आराम करने की जरूरत थी। पर उस अजीब लड़की को वहां ले जाना मुसीबत खड़ी कर सकता था। सच कहूं तो हमारे हीरो के लिए लेमलिन एक फालतू के बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थी। इसलिए हैंस ने फिर से उस लड़की से बात की। उसने उसे आज़ाद तो कर ही दिया था, तो फिर वो अभी भी उसके पीछे पीछे क्यों घूम रही थी? छोटी एल्फ जो अपना हेलमेट वापस पाने में कामयाब हो गई थी, इस बार जवाब देने का फैसला करती है। वो अपने मालिक के पीछे पीछे ही चलना चाहती है। तो हमारा हीरो ये समझने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों है और उससे पूछता है कि इसकी क्या वजह है, क्योंकि उसने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। और वो समझाती है कि असल में यही तो वजह है, उसने ना तो उसे मारा पीटा और ना ही उसके साथ कुछ बुरा किया। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और आगे कुछ नहीं कह पाती, और वो लड़का उसे थोड़ा धक्का देता है। तो बात क्या है? वेल, लेमलिन उसकी आंखों में देखती है और मान लेती है कि वो एक पल के लिए भी मरना नहीं चाहती। वो दोनों बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। हीरो उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसके साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगी, और फिर वो उससे कहता है कि वो उसकी हालत तो देखे, वो खुद कितना घायल है और खुद को किसी तरह संभाले हुए है ताकि वो पूरी तरह से टूट ना जाए। तब वो समझाती है कि इसके बावजूद जिस पल वो अकेली रह जाएगी वो तुरंत बेहोश हो जाएगी। हैंस दलील देता है कि इसीलिए तो उसने उसे जिंदा रहने के लिए काफी पैसे दिए थे। लड़की मानती है कि उसे उसका ये एहसान अच्छा लगा, लेकिन किसी को भी उसे लूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लड़का अपना सब्र खो देता है और पूछता है कि क्या वो कोई बेवकूफ है, लेकिन जब वो लड़की को देखता है जो पूरी तरह से टूट चुकी थी और लगभग रोने ही वाली थी, तो वो समझ जाता है कि वो क्या कर रही है। वो बस इस सब में पड़ना ही नहीं चाहता था। जिंदा रहना पहले से ही काफी मुश्किल था, अब उसे एक ऐसे बच्चे का भी ध्यान रखना था जिसने खुद ही ये तय कर लिया था कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और ये कि वो लड़का उसके लिए सबसे अच्छा सहारा है। और तो और, लीलन इंसान नहीं थी, वो एक वाइट फ्लावर्स कबीले की एल्फ थी, और उसकी जैसी बुरी किस्मत को देखते हुए ये तय था कि वो फिर से पकड़ी जाएगी और किसी पिंजरे में बंद कर दी जाएगी। उसकी जाति बहुत दुर्लभ है और कई कारणों से उसकी बहुत मांग है। पिछले मिशन में वो अकेले ही राक्षसों की एक पूरी सेना का ध्यान भटकाने में कामयाब रही थी, लेकिन अब उस संकट से बहुत दूर हमारे हीरो को अब उससे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है। एक बार फिर वो लड़का ऐसे आ भरता है जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ रही हो। लड़की भी परेशान होने लगती है। आखिर में लेमलिन अपनी जिद की वजह से जीत जाती है और हीरो उससे कहता है कि वो अपने हेलमेट का ध्यान रखे और अगर उसने उसे खो दिया तो वो उसे छोड़ देगा। हमारी छोटी एल्फ ये सोचकर बहुत भावुक हो जाती है कि आखिरकार उसे कोई अपना मिल गया है, और वो चेहरे पर मुस्कान लिए इन शर्तों को मान लेती है। अब वो हेलमेट असल में उसका एक हिस्सा बन जाएगा। फिर वे दोनों आगे बढ़ते हैं जब तक कि वे एल्बॉन किले तक नहीं पहुंच जाते। अगर हीरो को ठीक से याद है तो वहां कोई कार्यक्रम चल रहा होगा। अब दृश्य पिस्टानिया काउंटी का है, जो एल्बॉन किले के अंदर है। देर रात होने के बावजूद भी वो इलाका काफी व्यस्त है और पोषण की दुकान अभी भी खुली है।
एक ग्राहक आता है और पूछता है कि उसका ऑर्डर कब तक तैयार होगा। वो दुकान की मालकिन की मेज के पास जाकर पूछता है कि क्या उसे इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा। लेकिन वो महिला उस आदमी को ये समझाते समझाते पहले ही थक चुकी है कि इसे पूरा करने के लिए उसे दी एशेज ऑफ द फेंटेड वन नाम की एक चीज की जरूरत है। और वो ये भी पहले ही कह चुकी है कि वो हाथ को ठीक करने वाली वो अकेली है। इसलिए उस आदमी को थोड़ा मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि वो अपने इतने अच्छे चेहरे को यूं ही बर्बाद कर रहा है। वो आदमी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वो इतनी बातें क्यों करती है। जरा देखो तो, हमारा दोस्त फ्लॉप जिंदा है और छोटी छोटी दुकानों के मालिकों को धमका रहा है। लेकिन जल्द ही वो आदमी दुकान से चला जाता है और अभी भी बहुत परेशान है। वो महिला जो शायद पिछले कुछ महीनों से सो नहीं पाई है, उस लाल बालों वाले आदमी के चेहरे और उसके स्वभाव के बीच के अंतर के बारे में सोच रही है। फिर दरवाजे दोबारा खुलते हैं और उसे ये भी अजीब लगता है कि इतनी देर रात में कोई और ग्राहक आ गया है। और तभी एक आदमी अंदर आता है जिसकी आंखों के नीचे भी उसकी ही तरह गहरे घेरे हैं। उसे एक रेस्टोरेशन एलिक्सिर चाहिए और उसके साथ एक एल्फ बच्चा भी है। दुकान की मालिकिन हाँ कह देती है, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जागती है। उसने उस नौजवान को पहले कभी उस इलाके में नहीं देखा था। इस पर हमारा हीरो बताता है कि वो आज ही इस इलाके में आया है। वो औरत उत्साहित हो जाती है और पूछती है कि वो कहाँ से आया है और उसे कैसे पता चला कि वो अमृत बेचती है। अचानक से ये बातचीत एक पूछताछ में बदल गई। शायद हैंस को अपने चेहरे पर मुक्का खाना ज्यादा पसंद होता। वो औरत तो ये भी पूछ बैठती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। हमारा हीरो अपना सब्र खो देता है और पूछता है कि क्या इन जवाबों से सच में कोई फर्क पड़ता है। हमें हैरानी होती है जब वो औरत जवाब देती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने काम पर लौट जाती है, जबकि हमारा लड़का इंतजार करता रहता है और वो छोटा एल्फ दुकान में रखी चीजों को उत्सुकता से निहारता है। लेमलेन बस वहीं एक जगह टकटकी लगाए खड़ा रहता है और किसी बेतरतीब खोपड़ी को घूरता रहता है। और वो लड़की अपना स्टॉक चेक कर रही होती है, इसलिए वो हमारे हीरो से पूछती है कि उसे कितने पोषण की जरूरत होगी। बिना ज्यादा सोचे समझे हैंस कहता है कि उसे 10 पोषण चाहिए। तब दुकानदार की बारी आती है, जो उसे आगाह करती है कि उसका सामान थोड़ा महंगा है। हीरो कहता है कि ठीक है और वो पैसे देने को तैयार है। वो जानता है कि उसके काम की कीमत क्या है और वो सही कीमत देना चाहता है। चालाक आदमी पहले ही थोड़ा मुस्कुरा देता है। लगता है उसका नया कस्टमर अमीर है, इसलिए वो कहती है कि उसे कम से कम 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन हमारा लड़का ये दिखाने का फैसला करता है कि बॉस कौन है और कहता है कि वो 15 देगा, जिससे दुकानदार हैरान रह जाता है। तो वो पूछती है कि क्या उसने सही सुना। तो हैंस दोहराता है वो 10 एलिक्सिर के लिए 15 सोने के सिक्के देगा। ये उसके काम की सही कीमत है। ऐसा लग सकता है कि हमारा लड़का बस पैसे बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसे ये पक्का करना होगा कि वो औरत समझे कि वो उसकी कितनी कद्र करता है। तो वो टेबल पर छोटे सिक्के रखना शुरू कर देता है। उसके सामने वाला दवा वाला कुछ जरूरी जानकारी शेयर करता है, तब तक वो उनके बीच अपनापन बढ़ा सके। आखिर में उसे एक चीज याद आती है जिसकी औरत को जरूरत थी और जिसे उसने पिछले मिशन में आसानी से उठा लिया था। तो वो छोटी एल्फ लड़की से बैग से वो चीज निकालने को कहता है। लीलन गिरे हुए लोगों की राख से भरी एक बोरी टेबल पर रख देती है। जब मरीज देखता है कि बैग के अंदर क्या है, उसे कोई शक नहीं होता।